नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज फिर शुरू करते हैं। 20 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिए थे। तो ये है दोस्तों, वंशानुक्रम और वातावरण का जो प्रभाव पड़ता है बालक पर या उसकी जीवनचर्या पर, उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप ये सारे क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो इसका मतलब आपका स्कोर बढ़िया है और आपकी मनोविज्ञान में पकड़ अच्छी है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय पर हो रही है? तो बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना पर, स्थिरता अस्थिरता पर बहस, सतत असतत अधिगम, प्रकृति अथवा पालन पोषण पर वाद विवाद हो रहा है। तो ये सोनाली है और आर्जव है, ये दो व्यक्ति हैं। ये बहस कर रहे हैं कि क्या बहस कर रहे हैं? भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, आर्जव कह रहा है। सोनाली कह रही है, यानी सोनाली महसूस कर रही है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है, और आर्जव कह रहा है व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है। तो ये किस बीच बात हो रही है? तो आप राइट आंसर चूज कीजिए दोस्तों। तो बिल्कुल, अब तक आपने राइट आंसर चूज कर लिया होगा। पहली बात तो ऑप्शन नंबर डी है इसका, प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद हो रहा है। पहली बात तो अपन लोगों का टॉपिक ही है वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव, लेकिन आपको पेपर में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ विभिन्न पृष्ठभूमि के प्रश्न रहेंगे, तो इसलिए वहाँ ऐसी स्थिति नहीं रहेगी, वहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो बड़े क्वेश्चन है ज़्यादातर उम्मीद ये रहती है कि ये सब सी टेट में आए हुए होते हैं। यूपी टेट का भी एक क्राइटेरिया होता है कि ज़्यादातर वो वन लाइनर फॉर्म के क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन यूपी टेट में ज़्यादा आते हैं। लेकिन आपका इससे जो है पकड़ मनोविज्ञान में मजबूत होगी। तो इन क्वेश्चनों को आप करिए, कहाँ तक आप कर पा रहे हैं ये आप अपने आप को आजमा के देखिए। कहीं भी जाएंगे दोस्तों, इससे अच्छे क्वेश्चन कहीं नहीं मिलने वाले आपको, इसलिए कि ये जो टारगेट आता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। इसमें जितने भी क्वेश्चन और संभावना की जा सकती है एक एग्जामिनर से कि ये क्वेश्चन बन सकते हैं, आज तक आए हुए हैं सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन है। ऑप्शन ए ठीक है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ की व्यक्ति के विकास में भविष्यवाणी करता है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? और ये भी कह रहा है ठीक है, क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं। ऑप्शन सी ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। और ऑप्शन डी है ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना बहुत प्रबल होती है। तो दोस्तों आप अपना राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। तो दोस्तों इसमें आप पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, इसलिए कि ये सी टेट के क्वेश्चन हैं, ये भाषा पर आधारित होते हैं। अगर आपकी भाषा में पकड़ अच्छी है तो आप सी टेट बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं, और अगर आपकी फैक्ट में पकड़ बहुत अच्छी है तो यूपी टेट इसके लिए बेटर रहता है। ये थोड़ा फैक्चुअल सवाल पूछता है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। 22 का जो है ऑप्शन नंबर ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों आप तो जानते हैं कि वातावरण जो है ये विकास को भली भांति हर क्षेत्र में प्रभावित करता है, और ये क्या कह रहा है? वातावरण की कोई भूमिका नहीं होती। सरासर गलत क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है,
यदि डैश गुणसूत्रों का मिलान न हो तो लड़के का जन्म होता है। यदि गुणसूत्रों का मिलान न हो तो लड़के का जन्म होता है। ऑप्शन नंबर ए है वाई वाई, ऑप्शन बी है एक्स वाई, ऑप्शन सी है एक्स एक्स और ऑप्शन डी है बी वाई। तो दोस्तों बताओ किन गुणसूत्रों का मिलान ना हो तो लड़के का जन्म होता है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, आपने कर लिया होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर एक्स वाई है। यदि गुणसूत्रों का मिलान हो तो, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मिलान हो तो लड़के का जन्म होता है। एक्स एक्स जहाँ होता है दोस्तों, ये महिला में पाए जाते हैं या फीमेल में। एक्स एक्स जहाँ पर गुणसूत्र होते हैं, यानी कि अगर मेल फीमेल से, इधर फीमेल है, इसके अगर एक्स गुणसूत्र और इसके जो है वाई गुणसूत्र, अगर ये दोनों मिलते हैं तो यहाँ पे बनता है, यहाँ पे मेल होगा, वहाँ पे लड़का होगा। अगर यहाँ पे एक्स, पुरुष के पास एक्स और वाई दोनों होते हैं और महिला के पास सिर्फ एक्स एक्स, अगर महिला के एक्स आते हैं और पुरुष पुरुष वाला भी एक्स ही आ जाता है तो दोनों एक्स एक्स मिलके यहाँ पे बनते हैं फीमेल, फीमेल होती है। आगे चलते हैं। मुख्यतः आनुवांशिकी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया है। मुख्यतः आनुवांशिकी द्वारा निर्धारित विकास प्रक्रिया कैसी है? अधिगम, ऑप्शन बी परिपक्वता, ऑप्शन सी है समजातीयकरण और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों टिक कीजिए। तो दोस्तों आपने अगर ऑप्शन नंबर बी चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं। मुख्यतः आनुवांशिकी द्वारा निर्धारित विकास की प्रक्रिया परिपक्वता है। परिपक्वता सिर्फ आनुवांशिकी द्वारा निर्धारित होती है। आगे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अनुवांशिकता वातावरण दोनों का बच्चे के विकास में 50% योगदान रखते हैं। अनुवांशिकता और वातावरण दोनों बच्चे के विकास में 50% योगदान रखते हैं। ऑप्शन बी है समवयस्क और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। ऑप्शन सी है अनुवांशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। ऑप्शन डी है सहम रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवांशिकता जरूरी है। तो दोस्तों आप इसमें राइट आंसर पर टिक कीजिए, अपना आंसर लगाइए। तो दोस्तों हो सकता है अब तक आपने अपना आंसर लगा लिया हो। तो दोस्तों अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है तो बिल्कुल राइट हैं आप। समवयस्क और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता, इसका ये सही है। आगे चलते हैं दोस्तों। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है दोस्तों जो एग्जाम में ना आया। मानवीय विकास में आनुवांशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में आनुवांशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। ऑप्शन बी भारत सरकार की विभेदात्मक क्षति पूरकता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। ऑप्शन सी है परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है व्यवहारवाद के सिद्धांत में प्रायः मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। तो दोस्तों राइट आंसर इसमें आप अच्छे से पढ़िए, एक बात समझिए फिर राइट आंसर दीजिए। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है तो बिल्कुल राइट है। विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। 27 है बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थी के घर में वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा
इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण में जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंध नहीं रखता है या किस सिद्धांत से संबंधित नहीं है? रचनावादी ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है सामाजिक रचनावादी, ऑप्शन सी है व्यवहारवादी, ऑप्शन सी है पारिस्थितिक। तो दोस्तों स्टेटमेंट दी हुई है, पढ़ लीजिए और अपना राइट आंसर टिक कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चुना है पारिस्थितिकी तो सही है, क्योंकि ये जो सिद्धांत है और ये तीनों से संबद्ध है। आगे चलते हैं। 28 नंबर, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से क्या दर्शाता है? तो बच्चे जो भाषा अर्जित करते हैं उसका क्या कारण है? क्या वो आनुवंशिक रूप से सीख के आते हैं या आनुवंशिक कारण है, या माता पिता प्रारंभिक अवस्था में उन्हें गहन रूप से काफ़ी डीपली सिखाते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है, एक असतत प्रक्रिया है। ऑप्शन बी है भाषा के विकास का संज्ञान का प्रभाव, भाषा के विकास का संज्ञान का प्रभाव है। ऑप्शन सी है प्रकृति और पोषण पर बहस है, और ऑप्शन डी है बहुप्रकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा। यानी ये क्या दर्शाता है, जो ये बात कही गई है क्या दर्शाता है? तो दोस्तों राइट आंसर आप अपना सेलेक्ट कीजिए। तो दोस्तों अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं, प्रकृति और पोषण पर बहस। आगे चलते हैं दोस्तों। 29 नंबर है, निम्न में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारण है? यानी क्या है आनुवंशिकता संबंधी कारण? आँखों का रंग, या सामाजिक गतिविधियों में भागशीलता यानी भागीदारी जो होती है, भागीदारिता। आगे देखते हैं, दो ऑप्शन दोस्तों इधर हैं। समक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृद्धि है, और ऑप्शन डी है चिंतन पैटर्न। तो दोस्तों आप इसमें बताइए कौन सा सही है, आनुवंशिकता का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो बिल्कुल आपने अपना आंसर अब तक चूज कर लिया होगा दोस्तों। तो दोस्तों जो आँखों का रंग होता है ये आनुवंशिकता पर आधारित होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं 30 नंबर क्या कह रहा है, विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुआ है? आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि कोई कितना विकसित होगा। आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि किसी को कितना विकसित किया जा सकता है। और ऑप्शन सी कह रहा है ए और बी दोनों राइट हैं, और ऑप्शन बी है ना तो ए ना तो बी, यानी या तो ए या तो बी। तो बिल्कुल दोस्तों अच्छे से पढ़िए, विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है, आनुवंशिकता ही निर्धारित करती है कि किसी को कितना विकसित किया जा सकता है, ये उसको आनुवंशिकता ही उसकी निर्धारित करती है। आगे देखते हैं, मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का माफ कीजिएगा, और आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल शीघ्र सीखते हैं। यानी जो मानव का जो व्यक्तित्व है, जो आपका व्यक्तित्व इस समय है या हमारा व्यक्तित्व है, ये किस चीज़ का परिणाम है? आप तब से लेके अब तक का जो ये व्यक्तित्व है ये किस चीज़ का परिणाम है? केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण का, अंतःक्रिया का, और केवल शीघ्र सीखते हैं या इसका? तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो आज आपका व्यक्तित्व जो इस समय बना हुआ है उसमें आनुवंशिकता और वातावरण यानी आपके माता पिता के जीन्स और वातावरण दोनों जिम्मेदार हैं इसके लिए, आपके व्यक्तित्व के लिए। आगे चलते हैं, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं।
उसे नित्य प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। निम्नलिखित दोनों के बीच यानी उनके माता पिता दोनों के बीच, और क्या है, उनके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, ये भी कह रहा है। ऑप्शन ए है वृद्धि और विकास, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य और परीक्षण, ऑप्शन सी है अनुशासन और पौष्टिकता, ऑप्शन डी है आनुवंशिकता और पर्यावरण। तो दोस्तों राइट आंसर आप टिक कीजिए इसमें। तो जैसा कि अपना टॉपिक ही है वंशानुक्रम वातावरण, तो क्वेश्चन भी वही होगा, लेकिन आपको वहाँ आपको टॉपिक पता नहीं रहेगा कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। तो ऑप्शन डी है। अगर आपने ऑप्शन डी चूज किया है तो आप बिल्कुल राइट हैं, आनुवंशिकता और वातावरण। आगे चलते हैं। सामान्यतः यह देखा जाता है कि बच्चा थोड़े बहुत मायनों में अपने माँ बाप से भिन्न होता है। इसे किसके आनुवंशिक नियम के जरिए विश्लेषित किया जा सकता है? यानी बच्चा जो है माता पिता से थोड़ा भिन्न होता है, तो कैसे जाना जा सकता है, यानी कैसे विश्लेषित किया जा सकता है कि वो भिन्न है? समानता के आधार पर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी विभेद के आधार पर, ऑप्शन सी अवनति के आधार पर, और ऑप्शन डी कीटाणु, क्या है, कीटाणु के जनन द्रव्य सिद्धांत द्वारा। तो दोस्तों 33 है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है तो बिल्कुल राइट है भाई। यहाँ पे विश्लेषित करना है यानी दोनों में अंतर करना है, तो विभेद के द्वारा ही अंतर किया जा सकता है। अगला देखते हैं, लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन भी आप गलत करना सीखिए। ऑप्शन भी कौन सा नहीं हो सकता, जैसे पी तो कोई क्रोमोसोम ही नहीं होता है, सी एक्स ये भी कोई क्रोमोसोम नहीं होता है, एक्स एक्स तो जानते ही हैं ये महिलाओं में पाया जाता है, एक्स वाई है। तो ऑप्शन नंबर 34 का ऑप्शन सी है। 35 देखते हैं, निम्नलिखित वो प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित नहीं है। कौन सा नहीं सम्मिलित है? प्राकृतिक जो पर्यावरण है, पशु, जैव अजैव, परिवार, वंशानुक्रम, कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं या प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित नहीं है? तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है, अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है तो बिल्कुल सही है। वही वंशानुक्रम पर्यावरण का ही हिस्सा है। परिवार हमारा जो आसपास का परिवेश होता है या जिससे हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, वो क्या है, वही एक पर्यावरण है जो हमारा परिवेश है। जैव अजैव ये नहीं है। ऑप्शन नंबर वो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, लिंग का निर्धारण होता है माता द्वारा, पिता द्वारा, माता पिता दोनों द्वारा, इनमें से लिंग का निर्धारण मतलब ये कह रहा है कि बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा। ये कौन किसके गुणसूत्र डिसाइड करते हैं? माता के या पिता के या दोनों के? किसके डिसाइड करते हैं कि लड़का पैदा होगा या लड़की? तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है, फीमेल में एक्स और एक्स पाए जाते हैं, और जो है मेल में है एक्स और वाई पाए जाते हैं। ये वाई डिसाइड करता है कि लड़का होगा कि लड़की। अगर यहाँ ये वाई आ जाता है तो इधर से कोई भी आएगा, एक्स आएगा तो लड़का होगा। अगर पुरुष वाला एक्स यहाँ आ जाता है और महिला का तो एक्स एक्स ही होता है, कोई भी आ जाएगा तो वहाँ पे लड़की होगी। तो इसके लिए जिम्मेदार पिता का गुणसूत्र होता है लिंग निर्धारण के लिए, पिता के वाई जो होते हैं गुणसूत्र। आगे चलते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा 36 का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बालक का विकास का परिणाम है, जो बालक के वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का और आर्थिक कारकों का। तो दोस्तों राइट आंसर चूज कीजिए आप लोग।
बालक का जो विकास होता है वो किसका परिणाम है? आपका विकास का परिणाम क्या सिर्फ वंशानुक्रम है आपके विकास के लिए जिम्मेदार, या सिर्फ वातावरण ही है, या वंशानुक्रम वातावरण दोनों है, या आर्थिक कारण है एक बालक का विकास के लिए? तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है, वंशानुक्रम और वातावरण की जो अंतःक्रिया होती है परस्पर, वो जिम्मेदार है एक बालक के विकास के लिए। इसीलिए कहते हैं वंशानुक्रम और वातावरण दोनों व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। अगला है मानव विकास किन दोनों के योगदानों का परिणाम है? देखिए फिर ये क्वेश्चन आ गया कहीं ना कहीं। इसी प्रकार घुमा फिरा के दोस्तों क्वेश्चन आते हैं, कहीं आसमान से नहीं कूद पड़ते हैं। तो अगर आप समझे रहेंगे तो बिल्कुल आसान से समझ सकते हैं। मानव विकास किन दोनों का योगदान है ये पूछ रहा है, यहाँ पूछ लिया बालक का विकास किसका परिणाम है। तो इसमें देखिए अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशानुक्रम, वातावरण का। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं का। तो बिल्कुल एकदम सेम क्वेश्चन है, लेकिन भाषा देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। प्रीवियस ईयर आप अपने पास अनसॉल्व रख लीजिए या सॉल्व पेपर उठा लीजिए और देखिए फिर ये क्वेश्चन आए हुए हैं या नहीं, आपको खुद पता लग जाएगा कि हम कैसे क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सीधा सा समझ आ रहा है। आगे चलते हैं। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अपूर्वानुमेय भूमिका होती है, आकर्षक भूमिका होती है। तो बताइए दोस्तों व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की कैसी भूमिका होती है? तो दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसमें, अपूर्व, आकर्षक और नाम मात्र। यहाँ हम किसी अलंकार का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आगे देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास में वंशानुक्रम निर्धारित करता है, क्या निर्धारित करता है? मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, शारीरिक संरचना के विकास को, सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को, और इनमें से सभी को। तो दोस्तों आप ये 40 नंबर का आंसर बताइए। तो दोस्तों अगर इसमें से आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है तो बिल्कुल राइट, और अगर आपने वही कॉन्सेप्ट अपनाया है कि इनमें से सभी वाला लगा देते हैं देखते हुए, तो आज आप गलत हो गए हैं। जैसे मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, संज्ञानात्मक जो विकास होता है, वंशक्रम निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर है मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को। तो दोस्तों जय हिंद, और आज यहीं तक। अब आगे जो इसके क्वेश्चन बचे हुए हैं वो कल आएंगे। तो वंशानुक्रम वातावरण के सारे क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो हमें नहीं लगता कि क्वेश्चन कहीं से छूटेगा। तो जय हिंद।